हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक देखे थे स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं व्यंजक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। ठीक है, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। भाई सिंपल सी बात है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही तो किसी बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा ना। बिना वैद्युत द्विध्रुव के विभव उत्पन्न होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम दो तरीके से विभव ज्ञात करेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो अक्षीय स्थिति पे निकालेंगे और एक निरक्षीय स्थिति पे निकालेंगे। ठीक है, विभव की गणना करेंगे। ये जो थ्योरम है वैसे ही है जैसे हमने पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। याद है आपको? हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, अक्षीय स्थिति में भी निकाले थे और निरक्षी में। और मैंने बोली थी कि जो निरक्षी वाला थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस यहाँ पे भी वही प्रोसेस दोहराना है हमको, और कुछ नहीं है। वहाँ पे हमने ई का मान निकाले थे, यहाँ पे हमको पी का मान वी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है आपको? वी, यानी कि विभव निकालना है। अब देखिए अक्षीय स्थिति में हम पहले तो चित्र कैसे बनाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ? अक्ष में। अब किसके कारण अक्ष में? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? हम एक वैद्युत द्विध्रुव, मतलब कि एक द्विध्रुव बनाएंगे हम और इस पर आवेश लेंगे। तो मान लेते हैं कि हम ए के ऊपर माइनस क्यू और बी के ऊपर प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक बिंदु पी, है ना। और इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विभव की गणना करनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखिए विभव की गणना करनी है तो एक तो बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे। तो ए से लेकर के कहाँ तक के जाएगा ये पूरा मिला के? पी तक के। और उसी प्रकार हम बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, तो बी से लेकर के कहाँ तक के? पी तक के, है ना। मतलब ए के लिए करेंगे तो दूरी ए पी रहेगा और बी के लिए करेंगे तो दूरी क्या रहेगा? बी पी रहेगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल लॉजिक है। भाई देखिए ये जो है आपको कठिन नहीं लगेगा। मैं इतने सरल तरीके से समझाऊंगी आपको कि कैसे बिंदु के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का मान हम निकालते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, विभव को निकालेंगे, कहने का मतलब हम क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। क्योंकि देखो कार्य कब करेंगे भाई? हम जो है अनंत से या विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के जब हम आवेश को लेके जाते हैं, जैसे कि इस आवेश को मान लो हम यहाँ तक के लेके जाएंगे, यहाँ से लेकर वापस इधर लेके आएंगे, तो इस तरह से जो है हमको कार्य करना पड़ेगा और कार्य ही विभव होता है। तो देखिए आइए हम वर्णन करते हैं चित्र का। कैसे वर्णन करेंगे? देखो चित्र आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने खुद हैंड राइट किया है अपने। तो देखो ए बी क्या है भाई? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए के ऊपर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू। बी के ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम ए के ऊपर प्लस क्यू और बी के ऊपर माइनस क्यू नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। ठीक है, ध्रुवों पर आवेश अलग अलग ध्रुवों पर अलग अलग आवेश ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 होती है। ये बात आपको चैप्टर 1 में ही मैंने समझा दी थी कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? 12। अगर मान लो इसके मध्य में हम अगर कोई बिंदु लेते हैं, तो कोई बिंदु लेंगे तो ये जो दूरी है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, एल और एल में। तो इस तरह से बिंदु यहाँ पे दो भागों में बढ़ गया, एल और एल में। अब हम क्या करेंगे? ए बी से आर दूरी पर, मतलब कि ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर क्या लेंगे? एक बिंदु पी लेंगे और इसी बिंदु पर हमको क्या करनी है? विभव की गणना करनी है ना। सिंपल वही तरीका जैसा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। हाँ बिल्कुल वही तरीका है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है। अब देखो
यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, जब किसी अक्षीय स्थिति में हो। देखो अक्षीय स्थिति में हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी कैसे क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विभव की गणना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 2010 में। कब आया था क्वेश्चन, 2010 में, उसके बाद नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन जो है अब आने वाले समय में आने की संभावना है। तो देखिए हम चलो वर्णन करते हैं। वर्णन देखो भाई, इतने तो सिंपल यहाँ पे चित्रों को देख के हम बहुत आसानी से इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, आप होशियार बच्चे हो, टैलेंटेड बच्चे हो, और साइंस के बच्चे वैसे भी होशियारी होते हैं, लॉजिक लगा के किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, चित्रों को देखो। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लो ए भी एक अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर -q आवेश है, बी पर +q आवेश है, जिसकी लंबाई 2l है। दोनों के बीच की लंबाई तो 2l होती है, ये शब्द तो आपने बार बार रिपीट ही किए हो। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे भाई, आगे हम लिखेंगे ये रिपीट हो गया यहाँ पे। आगे हम लिखेंगे माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, कहाँ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको विभव ज्ञात करना है। देखो बहुत सरल है। किसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। ये द्विध्रुव है और ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है जिसके ऊपर हमको क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, वही वर्णन किया है यहाँ पे। ये देखिए सेम, जब आप इसको समझोगे तो अपने शब्दों में भी आसानी से लिख सकते हो आप इसे। अब देखिए, जैसे हमने पहले वाले थ्योरम में +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, वैसे ही यहाँ पर हम +q आवेश के कारण विभव निकालेंगे। क्यों विभव निकालेंगे, क्योंकि हम विभव की गणना कर रहे हैं, इसलिए विभव निकालेंगे। तो देखो +q आवेश के कारण P पर विभव को V से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे +q आवेश के कारण जो विभव है इसको V1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 × Q/Bp। अब हमने ये क्यों लिखे भाई, हमने इसके पहले वाले थ्योरम में किसी बिंदु पर विभव की गणना कर चुके हैं और उसका जो आंसर है वो क्या आया था, 1/4πε0 × Q/R। ठीक है, r²। भाई दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ r ले रहे हो या x ले रहे हो। तो ये विभव को हम W भी लिखे थे, याद है आपको, क्योंकि विभव मतलब कुल मिला के कार्य होता था। तो ये व्यंजक तो हमने इसके पहले वाले थ्योरम में निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम, ये तो कांस्टेंट रहेगा और ऊपर वाला Q भी कांस्टेंट। Q यहाँ या तो अगर प्लस ले रहे हो तो यहाँ पे +q आ जाएगा, और अगर माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -q आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, नीचे में क्या लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वहाँ पे भी यहाँ क्या लिखना है, इसी बात को ध्यान देना होता था। तो यहाँ पे हम BP लिखेंगे। अब BP क्यों लिखेंगे, सिंपल सी बात है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर। अब तुम चित्रों को ध्यान से देखो, देखिए इसमें क्या है, +q आवेश, किधर है +q आवेश, ये है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो भाई दूरी कितनी है बिंदु P की, तो दूरी B से लेकर के P तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, BP बोलेंगे। तो B से लेकर P तक की दूरी को हम BP बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BP लिखेंगे। अब देखिए भाई, हमको BP का मान भी निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जैसे हम पहले वाले लेक्चर में करते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में AP BP का मान निकालते, वैसे यहाँ पे BP का मान निकालना पड़ेगा। देखो सेम प्रोसेस है। BP का मान निकालने के लिए हम चित्रों को ध्यान से समझेंगे, बहुत सरल है, आप बिल्कुल इसको तनाव में लेकर ना समझे। BP भाई देखो, B से लेकर के P तक की दूरी निकालना है। यहाँ पे B से लेकर के P तक की दूरी तो कहीं नज़र नहीं आ रही हमको, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है ना कि ये जो मध्य बिंदु, ये C को O लिख लेना, ये गलती से C लिखा गया है मेरे से। तो मध्य बिंदु O से जो है P तक की दूरी कितनी है हमारे पास में, R है। मतलब देखो इतनी लंबाई कितनी है, यहाँ तक की लंबाई कितनी है, R है। और ये वाली लंबाई कितनी है हमारे पास में, L है। अब तुम ही बताओ भाई, अगर ये पूरे मान में से है ना, ये पूरा मान है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कटा मान नहीं है, तो मान लो अगर ये पूरे मान में से हम
ये एल को घटा दे, मतलब ये पूरी लाइन में से अगर इतनी लाइन को घटा देंगे, मिटा देंगे, तो बची हुई लाइन जो है इतने मान के बराबर होगी, इतनी लाइन बचेगी। तो जो भी मान इसका आएगा वो मान इसका आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि बीपी के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बीपी के मान को निकालने के लिए हम ओपी से, किससे, ओपी से ओबी को घटा देंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो बीपी मैं यहाँ निकाल के बता दे रही हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके से। बीपी के मान को निकालने के लिए हम ओपी से किसको घटाएंगे, ओपी से हम घटाएंगे ओबी को। सिंपल सी बात है, ओपी का मान कितना है स्टूडेंट्स, आर, और ओबी का मान कितना है, एल। तो क्या बीपी का मान आर माइनस एल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इसके पहले भी ये आपने समझे हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मान निकालना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीपी की जगह आर माइनस एल रख देंगे, सिंपल सी बात है, बहुत सरल। और इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब वही प्रोसेस किसके लिए दोहराएंगे, जैसे हमने प्लस क्यू आवेश के लिए दोहराए, वही प्रोसेस किसके लिए दोहराएंगे, माइनस क्यू आवेश के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे सेम, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। अब यहाँ पे V1 है तो V1 को क्या दे देंगे हम, V2 दे देंगे। V1 को क्या दे देंगे हम, V2 दे देंगे। ये तो सेम रहेगा, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और बीपी की जगह क्या आएगा भाई स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो, बहुत सरलता से बता सकते हो कॉमन सेंस लगा के। बीपी की जगह क्या आ जाएगा, एपी आएगा। बीपी की जगह क्या आएगा, एपी आएगा, बिल्कुल एपी आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि बिंदु ए से लेकर के पी तक के जाना है हमको, तो एपी लेना पड़ेगा। हम इसमें पहले वाले में प्लस क्यू के लिए बिंदु बी से पी तक जा रहे थे, इसलिए हमने बीपी लिए। तो अब हम एपी लिख देंगे यहाँ पे, है ना, जहाँ पे बीपी था वहाँ पे एपी लिख देंगे। देखो तो आगे हमने वही किए हैं। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव। देखो इसको V2 नाम दे दिए, वही है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख दिए। और सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, सही है, यहाँ पे एपी आ गया। बीपी की जगह क्या आ गया, यहाँ पे एपी आ गया। ओके, तो अब एपी का मान कैसे निकालेंगे, इसकी ओर चलते हैं। चलो चित्र को देखते हैं हम पहले एक बार कि एपी का मान कैसे निकालेंगे। अब तुम देखो, तुम बहुत ही अच्छे से लॉजिक लगा के एपी का मान आप बता सकते हो मेरे बताने से पहले, ठीक है। देखो आपको दिख भी रहा होगा कि इसका मान आर प्लस एल आएगा। अब कैसे आएगा, चलो देखते हैं। ए से लेकर के पी तक, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ओ से लेकर के पी तक के मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है। ओ से लेकर के पी तक का मान कितना दिया हुआ है, आर। और ये इधर ओ से लेकर के ए तक के, यानी कि ए से लेकर के ओ तक के मान कितना दिया है, एल। तो सिंपल सी बात है, अगर इस पूरी लंबाई का मान निकालना है, मतलब इस पूरी लंबाई एपी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बहुत सरल। तो यहाँ पे आर माइनस एल था, तो यहाँ एल प्लस आर या आर प्लस एल ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब समझ में आया एपी का मान आर प्लस एल क्यों आएगा भाई, सिंपल सी बात है, इतना मान दिया है और इतना भी मान दिया है, तो क्यों हम किसी को घटाएंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एपी का मान निकाल लिया और एपी की जगह रख दिए। तो देखो यहाँ पे V2 के बराबर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे V2 के बराबर है 1/4 पाप साइन 0 इज कांस्टेंट, ये तो दोनों में रहेगा ही रहेगा। और यहाँ प्लस की जगह माइनस, क्योंकि ए पर माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पे आर प्लस आ गया, आर प्लस एल आ गया। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब देखो भाई हमारा तो थ्योरम क्या था, अक्षीय स्थिति में हमको विभव की गणना करनी थी। अब अक्षीय स्थिति में हमने तो बिंदु ए के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकाल लिए, और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस और बिंदु ए पर माइनस और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण हमने विभव का मान तो निकाल लिए। अब हमको दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों को एक साथ जोड़ के लिखना ही पड़ेगा, अलग अलग नहीं लिख सकते। इसलिए हम जो है द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर जो परिणामी विभव है, यानी कि टोटल जो विभव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और ये दोनों के जोड़ को हम एक सिंपल सा v लिख देते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। भाई देखिए v1 का मान v1 की जगह रख देंगे, v2 का मान v2 की जगह रख देंगे, है ना। तो देखो समीकरण 1 से v1 का मान कितना था, चलो मैं यहाँ पे जोड़ के बता देती हूँ आपको। देखो बहुत सरल है ये, v1 प्लस v2 करना है हमको v निकालने के लिए।
देखो v1 का मान कितना आया है स्टूडेंट्स, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्या है r-l प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन r+l। ठीक है, अब दोनों में कौन कॉमन है भाई, तुम तो लगा कॉमन सेंस लगा सकते हो। देखो दोनों में कौन कॉमन है, यहाँ पे 1/4πε0, यहाँ पे भी 1/4πε0। तो जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकाल लिए। अब एक चीज़ और कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको दोनों में, क्यू। तो क्या हम क्यू को भी बाहर निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं अभी क्यू को बाहर। ठीक है, तो अंदर कौन बचेगा, यहाँ पे अंदर बचेगा r-l और ये वाला प्लस। ठीक है, ये वाला प्लस और देखो ये माइनस, तो यहाँ पे भी कुछ बचा नहीं, मतलब 1 बचा। तो अब देखो तुम यहाँ पे ध्यान दो, अब ये वाला जो माइनस चिन्ह है ना, ठीक है, ये इनटू में है यहाँ पे। अब ये यहाँ जब आएगा तो तुम ही बताओ, यहाँ आने के बाद में जो है ये प्लस के साथ में गुणा होने के बाद में प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1/r+l। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया भाई। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो इसको आसानी से हमको पता है कि आगे इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बायो वालों को थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाने में टाइम लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब मैथ्स है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल होता है। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने वही किया, यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ दिए हमने, और जोड़ने के बाद में देखो q/4πε0 को बाहर निकाल दिए। तो अंदर कौन बचा, 1/r-l बचा, और देखो यहाँ पे प्लस 1/r+l। तो देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ, सॉरी प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये एलसीएम लिए हमने, यहाँ पे क्या लिए, एलसीएम। तो चलो मैं आपको बताती हूँ हमने एलसीएम कैसे लिए। यहाँ पे देखते हैं एलसीएम कैसे लिए हमने। फाइनली हमने यहाँ तक के हल कर लिए थे। v बराबर q/4πε0 इंटू 1/r-l माइनस 1/r+l। देखिए दोनों का एलसीएम जब लेंगे हम, तो दोनों जो है गुणनखंड अलग अलग है, तो दोनों को हम गुणा करके लिख लेते हैं। लिख लिए और यहाँ पे हमने अपॉन कर दिए। अब क्या करेंगे, इसका भाग ये पूरे में देंगे, है ना, वही तो करते हैं ना हम। ये हर का भाग ये पूरे में देंगे जो हमने एलसीएम लेके लाए हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, भाग देना यानी कट करना होता है। तो अब तुम ही बताओ, अगर जब हम भाग देंगे इसका, है ना, तो इसका भाग देंगे तो ये माइनस वाले से माइनस वाला कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, है ना। ऐसा मान के चलो, यहाँ कटेगा नहीं, लेकिन बता रही तुमको, ऐसा काट के कि कट जाएगा, है ना। इससे तो बचेगा कौन, यहाँ पे r+l बचेगा। कहने का मतलब ये भागफल है, कटने के बाद में जो बचा है भागफल है। तो इसका गुणा किसके साथ में होगा, ये ऊपर में जो 1 है इसके साथ में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, गुणा होने के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम ऊपर में लिख देंगे r+l का जब 1 के साथ में गुणा होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे r+l। क्यों, क्योंकि 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये इतना ही रहेगा। 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बीच का माइनस जैसा का वैसा। अब हम इसका r+l का ये पूरे में भाग देंगे। तो अब तुम ही बताओ, जब पूरे में भाग देंगे तो r+l से r+l कट जाएगा, कटेगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे r-l। तो इस r-l का किस में गुणा हो जाएगा, ये वाले 1 में गुणा हो जाएगा। होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा। तो अब r-l का 1 में गुणा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको इस कोष्टक में क्या लिखना पड़ेगा, r-l लिखना पड़ेगा। तो देखो हमने वही किए हैं यहाँ पे। देखो अब समझ में आया ये कैसे आया। ठीक है, कैसे आया समझ में आया, ये बस एलसीएम लिए हमने। तो ये r+l और ये r-l। अब जैसे यहाँ पे r-l था, है ना, जब कोष्टक लगा था तो r-l था,
लेकिन जब कोष्टक खुला ना तो ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। और तुमको ये बात तो पता ही है कि बाहर अगर माइनस चिन्ह होता है और अगर हम कोष्टक खोलते हैं तो अंदर अगर प्लस है तो उसको माइनस, या माइनस है तो उसको प्लस करता है। तो यहाँ माइनस था तो इसलिए प्लस हो गया। अब बताइए, आप ही लॉजिक लगाओ भाई, सिंपल सी बात है, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, तो यहाँ एल और यहाँ पे भी एल बचेगा, है ना। अब देखो, तो अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, ये सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे से गलती हो गई है, ये प्लस नहीं है, वेरी सॉरी, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये प्लस नहीं है, ये इनटू है, ओके स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना आप, सॉरी। तो देखिए, अब हम यहाँ पे ये जो है कैंसिल हो गया, तो फाइनली जब कैंसिल हो गया तो आर तो बचा क्या, यहाँ पे एल बचा, है ना। तो एल और एल जुड़कर क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, है ना। एल और एल जुड़कर क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे समझा देती हूँ, यहाँ पे मेरे से काफ़ी सारे मिस्टेक हुए हैं चिन्हों में, यहाँ पे माइनस भी नहीं लिखी हूँ मैंने, तो देखो मैं इसको समझा देती हूँ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से हम समझते हैं इसको। तो देखो, अब हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे, ठीक है। देखो, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया कि ये आर प्लस एल और माइनस आर प्लस एल कैसे आया, है ना। कोष्टक खुला बस, और कुछ नहीं हुआ एलसीएम लेने के बाद में। अब यहाँ पे इंटू है ना, ये दोनों को मैं गलती से प्लस लिख दी हूँ, मेरे से गलती हो गई है यहाँ पे। तो अब आप ही देखो, ये दोनों, एक में आर माइनस एल है और एक में आर प्लस एल है, तो तुम बताओ क्या इसमें कोई फार्मूला लगा सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? देखो, हमने पढ़े हैं एक कोष्टक में a माइनस बी और एक में अगर a प्लस बी हो तो इसका मान क्या होता है भाई, इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब यहाँ पे जो है एक कोष्टक में r माइनस एल है और एक में क्या है, r प्लस एल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनटू है, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वही हमने अगले स्टेप में लिखे हैं, देखो, और एल जुड़कर क्या हो गए, 2l, तो 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे हमने क्या किए हैं, ये q को और ये 2l को साथ में लिख दिए हैं। बहुत सिंपल सी बात है, q को और 2l को साथ में क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता ही है कि जहाँ पे भी q और 2l साथ में हो तो उसको हम 2ql लिखते हैं, और 2ql के बराबर क्या होता है, p होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, 2ql के बराबर हमने p लिख दिए, क्योंकि ये इनटू है, आपको माइनस जैसे दिख रहा होगा लेकिन माइनस नहीं है, वो इनटू है, ठीक है। तो q और 2l मतलब 2ql और 2ql मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, p। तो अब देखो, नीचे वाला तो जैसे कि वैसे है। अब देखो, वही वाली कंडीशन लगाएंगे हम जैसा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय लगाए थे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे L की उपेक्षा करेंगे। L की उपेक्षा करने का मतलब ये है कि L को हम लेस देन R मानेंगे। लेस देन R मानने का कहने का मतलब ये है कि L जो है वो बहुत ही कम होता है, और आपको पता ही है इसके पहले भी हमने L की उपेक्षा किए थे। तो जब L की उपेक्षा कर देंगे तो यहाँ पे L की जगह क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। सिंपल सी बात है, तो 0 बचेगा मतलब 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। तो फाइनली हम लास्ट में क्या लिखेंगे, v इक्वल 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिखोगे ओल्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, विभव। तो है ना, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वैसे ही हमने यहाँ पे क्या निकाले, विभव। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ नहीं किए हमने, यहाँ पे वही प्रोसेस किए थे जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय किए। हमने ए पर माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू आवेश ले लिए, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी ले लिए, फिर ए के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल लिए, फिर बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लिए। दोनों को हमने क्या कर दिए, यहाँ पे साथ में जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद में जो भी प्रोसेस है वो सभी के सभी मैथमेटिकल प्रोसेस है, और ये तो आपसे बनना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। और मैंने आपको बता भी दी इसमें कैसे एलसीएम लेना है और किस तरह से कौन सा फार्मूला लगाना है, तो आसानी से जो है आप इस थ्योरम को याद कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति का व्यंजक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।